सोन उत्तर भारत की एक बड़ी नदियों में से एक है और हम ढूंढ रहे हैं इसकी संस्कृति। पौराणिक से लेकर आधुनिक समय तक बिखेरे गए इसके गीतों की वर्णमाला। और ये नदी नहीं, नद है। बारिश में इसके उफनते पानी को बांधा गया, नहरों से इसको बांटा गया। इसकी मिट्टी में खुशियों के बीज बोए गए और धानी रंग बिखेरते हुए ये नदी आज बिहार की खुशहाली का कारण है। अपने उद्गम से आगे बढ़कर सोन उत्तर पश्चिम की तरफ अग्रसर होते हुए बघेलखंड, मिर्जापुर और भोजपुर से बहती है। रास्ते में देहरी ऑन सोन, कोइलवार, मानेर के तटों को छूता है ये नद। सबसे पहले तो मैं सोन नदी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अमरकंटक से निकल के ये पूर्व की तरफ और बहती है और इस नदी की वजह से उस क्षेत्र का काफ़ी सारा विकास हुआ है। बाणसागर डैम की जो परियोजना है उसके पूरी होने के बाद न सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं जिससे कि काफ़ी हमारी ग्रोथ हुई है, बल्कि देखने में ये भी आया है कि इसकी वजह से जो हमारी सिंचाई क्षमता में काफ़ी सारी वृद्धि हुई है। पेयजल के लिए जो वाटर की उपलब्धता है उसमें भी काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास के नज़रिए से मैं देखूँ तो बहुत बड़ा योगदान सोन नदी ने दिया है। सासाराम तक सोन के साथ चलते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े और जा पहुंचे देहरी। देहरी ऑन सोन यानी सोन पर बसा शहर देहरी, अंग्रेजों का रखा हुआ नाम। देहरी दरअसल डेहरी था। डेहरी यानी द्वार, दरवाजा। ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। इसका जो सही नाम है वो है देहरी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं दहलीज, हिंदी में भी देहरी, भोजपुरी में भी देहरी ही कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दरवाज़ा, चौखट। जो देहरी ऑन सोन ये शहर है, इससे जो ही हम पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब सोन को लांघते हैं, तो पूरब की तरफ कदम रखते ही हम मगध प्रक्षेत्र में अपना पांव रखते हैं और जो ही सोन के पश्चिम तरफ बढ़ते हैं तो भोजपुरी प्रदेश की शुरुआत होती है। यानी यह शहर देहरी है जहाँ से आप मगध प्रदेश में जाते हैं या भोजपुरी प्रदेश में जाते हैं। ये दोनों का इन आउट का ये पॉइंट है मेन। दो अलग प्रदेशों भोजपुर और मगध के बीच में देहरी यानी देहरी ऑन सोन एक अनोखा अंग्रेजी नाम लिए हुए है। पटना डूब जाता है लेकिन देहरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे 75 के बाढ़ में भी अंग्रेजों ने इसी कारण लगता है देहरी ऑन सोन नाम रखा होगा। इस क्षेत्र ने सिंचाई की जबरदस्त व्यवस्था ने पूरे इलाकों को खुशहाल किया है। यहाँ पर जल अवरोधक सोन बराज बनाया गया है, साथ ही सड़क पर पुल भी बनाया गया है। हर तरह की फसलों से ये इलाका लहलहा उठा है। रोहतास का इंद्रपुरी बराज या सोन बराज भारत की सबसे पुरानी सिंचाई व्यवस्था रही है। इसकी करीब 209 मील की मुख्य नहरें हैं और 150 मील की छोटी नहरें और आगे 1500 मील तक उससे भी छोटी नहरें। 1857 में वीर कुंवर सिंह के गदर के बाद अंग्रेजों ने देखा कि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी मेहनती हैं और यहाँ की भूमि जो है काफ़ी उर्वरा है। इरिगेशन सिस्टम अगर यहाँ बना दिया जाए तो इस क्षेत्र के जो भूमि है वो सिंचित हो जाएंगे और लोग अपने काम धाम में लग जाएंगे, लोगों को रोजी रोजगार भी मिल जाएगा। इस कारण जो है यहाँ 1857 के बाद फौजी अभियंता था डिकेंस, उसको उन लोगों ने भेजा, वो सर्वेक्षण रिपोर्ट वगैरह दिया
1870 में यह बैराज बना और आज यह 8 जिलों की जीवन रेखा है खेतों का, और इस क्षेत्र को धान का कटोरा इस कारण ही कहा जाता है। इसका पानी रेहू मछली के लिए जाना जाता है। अब मछलियां कम हो गई हैं, लेकिन इसके किनारे आकर आज भी लोग अपना खाली समय बिताते हैं, खाना बनाते हैं। सोन के पानी में ही इनका भोजन तैयार हो जाता है। कुल मिलाकर ये देखा गया कि सोन हर तरह से धन धान्य देती है, तो हिरण्य वाहिनी यानी सोने के कण देने वाली नदी कहना अनुचित नहीं होगा। बंगाल से दिल्ली जाने के रास्ते के बीच में सोन नदी पर बसे इस शहर देहरी ऑन सोन में बंगाली भद्र पुरुष हवा पानी बदलने आते हैं। यहाँ की जलवायु ऐसी रही है कि कलकत्ता से लोग आकर के यहाँ हवा पानी बदलने आते थे। उसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का भी नाम है, जो हिंदुस्तान के बड़े लेखक हुए, जिनके उपन्यासों पर कई फिल्में बनी। डेहरी में ही रह करके उन्होंने गृहदाह उपन्यास की रचना की, जिसमें डेहरी का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है, और आसपास के नोखा वगैरह जिसको धान का कटोरा कहा जाता है उस इलाके का भी जिक्र किया है। सुभाष चंद्र बोस को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उसकी रणनीति भी जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने डेहरी में बैठ के ही यहाँ रणनीति तैयार की थी। उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया था। देहरी ऑन सोन में सोन का पाट बेहद चौड़ा है, पानी की प्रचुरता है और कृषि में हो रहे इसके योगदान को गीत ही तो कहा जाएगा। किसान को खाना होगा तभी तो वो गा पाएगा। सोन की धुन बह रही है या फिजा में बिखरी इन किसान लोक गायकों के गले से बिखर रही है, कहना मुश्किल है, लेकिन इस इलाके की आबो हवा सोन से ही निखर रही है। प्रकृति के रहस्यमय संसार का एक बड़ा हिस्सा है नदी। इसके पानी के अंदर भी जीवन है, बाहर भी जीवन है, दोनों इसी एक जलधारा पर आश्रित हैं। सोन पहले बाढ़ लाती थी, साथ में रेत लाकर खेतों में जमा करती थी। बांधों ने उसे थामा है। बिजली बनाकर सोन ने घर घर को रोशनी पहुंचाई है। इसके अलावा इसके ऊपर आश्रित एक बहुत बड़ा बाजार है। एक नजरिए से सोन ने इस बाजार में अपना भाव बढ़ा कर रखा है। ये सोन जो है पूरे तटवर्तीय क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान बना हुआ है। जब सावन भादों का महीना आता था तो सोन के नाम सुनकर लोग कांपता था। रात के सोता इसलिए नहीं था, ये तटवर्तीय क्षेत्र में बाजरा, मकई और रहरी का खेती मूल रूप से लोग करता था। डर यह सताता था कि यदि बाढ़ आ गई तो ये फसल जो है बर्बाद हो जाएंगे या रात ही हम दह जाएंगे। लेकिन आज बालू के निकासी से पूरे सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और उससे संबंधित लोग जीविका पर आधारित हैं, जी रहे हैं। तो दूसरी तरफ कृषि में लगे हुए लोग आज रबी के फसल में दलहन, तिलहन, मसूर और गेहूं की खेती पूर्ण रूप से कर लेते हैं। मकई, बाजरा और ज्वार का खेती बहुत अच्छी ढंग से कर लेते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा फायदा है। देहरी से निकलकर कोइलवर की तरफ सोन बढ़ती है। कोइलवर के अद्भुत बारी पुल से देखकर सोन नदी या नद की ताकत का एहसास होता है। कोइलवर और सोन नदी का संबंध बड़ा अटूट है, बड़ा पुराना है। कोइलवर में आकर सोन नद अपना विकराल रूप मानो खो देता है। कहते हैं इस जगह का रिश्ता स्वतंत्रता आंदोलन से था, जब अब्दुल बारी
कांग्रेस के सबसे कर्मठ और लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने कोइलवर में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके निवास को बाद में सैनिटोरियम बनाया गया। जीवन यापन करने की इसकी क्षमता पर किसी को इनकार नहीं, लेकिन हम अगर जरूरत से ज्यादा इसका दोहन करेंगे तो हमारे अस्तित्व पर ही संकट आएगा। ये बात समझने वाली है। और इसी नद के तट पर सोनभद्र मंदिर बनवाया गया, जहां सोन नद का धार्मिक स्वरूप दिखता है, जो और कहीं नहीं है। कोइलवर के सोन का दोहन भी नजर आता है। एन केन प्रकार से रेत निकालना एवं सरकारी गैर सरकारी तरीके से उसका व्यवसाय करना, ये सब कुछ कोइलवर के सोन तट पर नजर आता है। यही सोन अपवाद में है, जिसके पानी में जरा सा मिट्टी नहीं आता और इसके बहाव के साथ बालू आता है, और वह बालू आज पूरे व्यवस्था का धुरी बना हुआ है। चाहे वह निर्माण कार्य का हो या कहीं फैक्ट्री बनता हो या घर बनाने के हो, इसलिए सोन अपने बालू के चलते और मछली के चलते और नदियों से बहुत बड़ा भिन्न है। आज जो रूप होना चाहिए सोन का, जो हमारे पुराणों में दिया गया है, वो रूप आज नहीं रह गया है। इसमें बालू का जो उत्खनन बहुत तेज़ी से हुआ है, इसके चलते नदी और कहिए सोन में तो खैर अब बाढ़ें कम आ रही हैं, फिर भी जो रूप था सोन का वो आज नहीं दिखता है। हालांकि विकास के चलते कई जगह बांध बनाए गए, बराज बनाए गए हैं, तो इनसे लोक कल्याण तो हो रहा है, कृषि की व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन जो सोन का रूप था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए 3 घटक महत्वपूर्ण हैं: जमीन, जल और मनुष्य। अगर ये तीनों स्वस्थ रहें तो दुनिया भर की वस्तुएं, तकनीकें जमा की जा सकती हैं। इसी बात को सोनभद्र बहाते हुए धीमे धीमे कल कल में बताना चाहती है। बस हमें सुनना आना चाहिए। अब लोग मानते हैं कि नदी रिन्यूएबल नहीं है, जल घट रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, जल उतना नहीं बन रहा है, जल छीन रहा है, उसमें कमी आ रही है। तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो रेयर रिसोर्सेज है, और अनेक लोग मानते हैं दुनिया के सोचो और विचार करने वाले और मनुष्य की चिंता करने वाले कि अगला युद्ध कहीं पानी को लेकर न हो। वर्षा के जल का संग्रहण नहीं हो रहा है। समुद्र में जल का जाना क्षय नहीं है, वो संग्रह है। तो समुद्र का रास्ता तो बंद हो गया। नदियों का चौड़ा करना, नदियों को गहरा करना, नदियों को रास्ता देना, उसको पशु के लिए उपयोग करना, उसको खेत के लिए उपयोग करना, उसको नए जंगल पैदा करने के लिए उपयोग करना, कृषि के लिए उपयोग करना, ये सब नदियों के बारे में चिंता है। कोइलवर में पानी के घाट पर तरेगना का इलाका है, जहां बाण भट्ट इसी सोन के पानी में सितारों को देखते थे, ऐसा कहा जाता है। सोन की महिमा का गुणगान करते हुए अब हम बहेंगे गंगा संगम की तरफ और चखेंगे इसका स्वाद मानेर में। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। छोटे बड़े, आम खास, हर तरह के लोग जो मनेर से गुजरते हैं तो उनका यहाँ रुककर मनेरी मोतीचूर लड्डुओं का स्वाद लेना जरूरी हो जाता है। फिल्म अभिनेता आमिर खान जब पटना आए थे तो उन्होंने 2 ही चीजें खाई, लिट्टी चोखा और मनेरी लड्डू। क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसका सोर्स सोन नदी से है, और उसी में हम लोग का जितना लड्डू का प्रिपरेशन हो रहा है उसी के पानी से होता है। यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत रिच है सोन नदी के वजह से, इसलिए वो परंपरा हम लोग कायम कर रहे हैं। और हम लोग लड्डू बनाने की विधि में अभी तक पिछले 40-50 साल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और हम लोग इस स्वाद को बहुत कायम रखे हुए हैं। और आज ये तीसरी पीढ़ी इसको चला रही है, और ये आज के डेट में
सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश और विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। मनेर के मोतीचूर के लड्डू का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। खौलती चीनी की चाशनी में घी में तली बूंदियों को मिलाया जाता है। इस इलाके में शादी ब्याह हो या कोई भी मामूली रस्म, इनके बिना उन उत्सवों की भाव भंगिमा पूरी नहीं होती। और इसको चखने के लिए अच्छे अच्छे प्रसिद्ध लोग दूर दूर से लोग आए हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ आमिर खान स्पेशली लड्डू खाने के लिए आए थे और उनसे पहले काफ़ी मंत्री लोग, हस्ती लोग भी आके यहाँ पे लड्डू का स्वाद ले चुके हैं। मनेर की बसावट तो एक छोटे शहर की तरह है। इसे मनेर शरीफ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत हजरत मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह है। मनेर की इस दरगाह का डिजाइन मुगल वास्तुकला वाला है। खुद बादशाह बाबर यहाँ सर झुकाने आते थे। इस्लाम धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मकतूबते सदी इनके सुपुत्र शेख शरफुद्दीन मनेरी ने लिखी थी। उसकी पांडुलिपि आज भी पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में रखी है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर पैसा मांगे मोटा की कल कलकत्ते की काली मैया का कहल बा। कल कलकत्ते की काली मैया पे चढ़े दूध बतासा, काली मैया पे चढ़े दूध बतासा। कोई झूमे नचे गए, कोई सके तमाशा। हरि हर नाथ बाबा हरि हर नाथ, सोनापुरा में होली के। बाबा हरि हर नाथ, सोनापुरा में होली के। बाबा हरि हर नाथ, सोनापुरा में होली के। हरि सोनापुरा में बाबा हरि हर नाथ।